हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो बेदर्दी को हुआ इश्क का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस स्टोरी में हम सब ने देखा है कि राजावत परिवार के तीनों पोतों कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने लड़कियों के साथ रहने लगते हैं। उधर बड़े बेटे अखिलेश की तो शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी के साथ अपने महल में रह रहा होता है। तभी वो शिवी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वो पहले सख्त थी जिसको देखकर वो मुस्कुरा रहा था। नहीं तो अखिलेश अपनी गर्लफ्रेंड पीहू के मरने के बाद आज तक मुस्कुराया नहीं था। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। गौरी की आंखें जब खुली तो उसका सर थोड़ा दर्द कर रहा था। आंखें खुलते ही एक पल में उसे सारी बातें याद आ गई जो थोड़ी देर पहले नीलम ने उससे कही थी। वो सब याद करते ही गौरी की आंखों फिर से नम हो गई और वो सिसकियां भरते हुए रोने लगी। सच है क्राई बेबी, तुम हर वक्त बस रोती ही क्यों रहती हो? आंखों में आंसुओं की टंकी भर के रखी हो क्या तुमने? गौरी के कानों में सिद्धार्थ की इरिटेट सी आवाज़ पड़ी। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर गौरी को एकदम से याद आया कि वो इस वक्त सिद्धार्थ के घर पर थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने सामने देखा तो सिद्धार्थ काउच पर बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। सिद्धार्थ के बाल हल्के बिखरे हुए थे और नशे की हल्की लाल थी और उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसकी हल्की हल्की बॉडी दिखाई दे रही थी। गौरी कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गई। इस वक्त सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। क्या देख रही हो स्वीट हार्ट? सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं, सॉरी मिस्टर राजावत, गौरी ने अपना सर झुकाते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। सिद्धार्थ ने गौरी को कुछ देर तक देखा और फिर बोला, कम हियर स्वीट हार्ट। गौरी ने सिद्धार्थ की बात सुन पलकें उठाकर देखा तो सिद्धार्थ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया हुआ था। गौरी बस कुछ देर तक सिद्धार्थ के हाथ को देखती रही और फिर वो चुपचाप बेड से उतारकर आगे की तरफ आ गई। गौरी काफ़ी धीमे कदमों से हिचकिचाते हुए चल रही थी। वही सिद्धार्थ उसे देख रहा था और नोटिस कर रहा था कि गौरी उसके पास आते हुए कतरा रही थी और ये बात उसे खटक रही थी। क्या उसके पास जाते हुए भी तुम्हारे कदम इसी तरह लड़खड़ाते हैं? सिद्धार्थ ने कुछ उदास सी आवाज़ में गौरी की तरफ देखते हुए पूछा। वही गौरी जो अभी ही टेबल के पास सामने आकर खड़ी हुई थी, सिद्धार्थ की बात सुन उसे कन्फ्यूजन से देखने लगी। सिद्धार्थ ज़्यादातर ड्रिंक नहीं करता था क्योंकि वो अपने बिजनेस में बिजी रहता था और आज खुद को पीने से रोक नहीं पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों गौरी को किसी और से प्यार करने का ख्याल ही उसे इतना ज़्यादा सता रहा था। वो तो गौरी को बस अपनी एक एडिक्शन मानता था, प्यार नहीं। गौरी सिद्धार्थ को देख रही थी जो फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन से एक के बाद एक शॉट लगाए जा रहा था। क्या हो गया इन्हें आज? इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? जब से मैं इनसे मिली हूँ मैंने कभी इनको नशे की हालत में नहीं देखा था। मुझे लगता नहीं है कि इन्हें पीने की आदत है। क्या किसी बात से बहुत परेशान है ये? क्या मुझे पूछना चाहिए? गौरी, तुझे क्या लगता है कि ये तेरी बात का जवाब देंगे? गौरी ने अपने आप में ही बात करते हुए सोचा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और सिद्धार्थ से पूछ ही लिया कि क्या वो परेशान था। मिस्टर राजावत, सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे हो? गौरी ने हिम्मत करके सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। वही गौरी की बात सुन सिद्धार्थ ने पलकें उठाकर अपनी उसकी तरफ देखा। सिद्धार्थ के देखने पर से गौरी सूखे पत्ते की तरह कांप गई थी। मेरा मतलब वो, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो तो आई नो कि मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने का, पर ये सच में अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। मैं बस बोल रही थी
बस ऐसे ही बोल रही थी, आई एम सॉरी। गौरी ने हड़बड़ाते हुए एक ही सांस में जो मुंह में आया वो कहा और डर के मारे अपनी गर्दन झुका ली। सिद्धार्थ उसे नजरें झुकाता देख अगले ही पल अपनी जगह से उठ गया और गौरी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। गौरी को लग रहा था कि शायद उसने ज़रूरत से ज़्यादा बोल अपने लिए मुसीबत बुला ली थी। आई एम सॉरी मिस्टर राजावत। आगे से ऐसा गौरी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने उसकी बात काट दी। कैन यू प्लीज होल्ड मी टाइट स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए एक उदास सी आवाज में कहा। सिद्धार्थ की बात खत्म होते ही गौरी पलकें उठाकर हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगी। आज तक उसकी ज़िंदगी में बस लोगों ने उसे ऑर्डर दिया था। आज तक कभी किसी ने उसे प्लीज़ नहीं कहा और यहाँ शहर का नंबर 1 बिजनेस टाइकून जिससे पूरा बिजनेस वर्ल्ड कांपता था, वो गौरी जैसी मामूली लड़की को प्लीज बोल रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे पर गौरी को इस वक्त थकावट, उदासी और कहीं ना कहीं दर्द की लहर दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी की मदद की थी और कुछ देर पहले जिस तरह से उसने गौरी को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत किया था, गौरी के दिल में सिद्धार्थ के लिए छोटा सा कोना तो बन गया था। बस इसलिए उसे इस वक्त सिद्धार्थ की हालत देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। हाँ, गौरी सिद्धार्थ को देखकर घबराती जरूर थी, पर वो घबराहट डर की नहीं बल्कि किसी अनजाने से एहसास की थी। बहुत परेशान हो? गौरी ने सिद्धार्थ की गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा। गौरी ने अनजाने में सिद्धार्थ की गाल पर हाथ रख दिया था। जब उसने सिद्धार्थ को इस तरह उदास देखा तो उसका खुद का दिल दुखने लगा। उस सिचुएशन के इफेक्ट में आकर गौरी ने बस बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने ही सिद्धार्थ को बड़े प्यार से छू लिया था। गौरी थी ही ऐसी, अपने सामने किसी को दर्द में नहीं देख सकती थी। वही गौरी के ऐसा करने पर सिद्धार्थ उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। सिद्धार्थ की गहरी निगाहें देखकर गौरी को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था और जल्दी से अपना हाथ हटाने लगी, पर उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा से अपनी गाल पर रख लिया। बहुत ज़्यादा परेशान हो स्वीट हार्ट। मैं ज़्यादा ड्रिंक भी नहीं करता हूँ स्वीट हार्ट, सो डोंट थिंक बैड ऑफ मी। तुम बोलोगी तो कभी नहीं पीऊँगा, सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा। गौरी का मुंह तो एग्जैक्टली ऐसा बन गया था, वो तो ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाली थी। गौरी के दिल की धड़कनें तो अब हर रिकॉर्ड तोड़ रही थी। सिद्धार्थ की बात को सुनकर गौरी का दिल एकदम से बेकाबू हो गया। गौरी खुद को समझा रही थी कि सिद्धार्थ बस नशे की हालत में ऐसी बातें कर रहा था, वरना जो इंसान अपने सामने किसी मिनिस्टर की भी नहीं सुनता था वो अपनी मर्जी का मालिक था, वो भला उस जैसी मामूली लड़की की क्यों सुनेगा। वही दूसरी तरफ इस वक्त श्वेता रुद्रांश को लेकर अपने फ्लैट में आ गई थी। रुद्रांश के लिए तो वो फ्लैट काफ़ी छोटा था, कहाँ महलों में रहने वाला राजकुमार और कहाँ श्वेता जो सबसे लो प्राइस में चल रहे फ्लैट में रहती थी। फ्लैट की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी श्वेता ने उसे फ्लैट को काफ़ी साफ सफाई और सजावट रखी थी, जिससे वो इतना बुरा भी नहीं था। वेलकम होम कार्तिक, आज से यही तुम मेरे साथ रहोगे। और हाँ, तुम्हारी पेमेंट की बात करूँ तो अभी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जल्द ही मैं एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लूँगी और तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूँगी। आई होप तुम मुझे थोड़ा वक्त तो दोगे। तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी अठन्नी भी नहीं रखूँगी, श्वेता ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, कोई बात नहीं, जब तुम अच्छे से सेटल हो जाओ तब तुम मेरे पैसे दे देना। वैसे इफ़ यू डोंट माइंड मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, रुद्रांश ने श्वेता की तरफ देखते हुए पूछा। देखो, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। ये शादी मैंने क्यों की, यही ना। देखो, अभी मैं तुम्हें वो सब नहीं। श्वेता ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने उसकी बात काट दी।
नहीं, मुझे वो नहीं पूछना। आई नो वो बात पर्सनल है। मैं तो ये पूछ रहा था कि मैं कहाँ सोने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बस एक बेड है। रुद्रांश ने श्वेता की तरफ देखते हुए बेड की तरफ इशारा किया। देखो, हम दोनों साथ में सो सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम तो वैसे भी गे ही ना, और तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहोगे तो तुम बेड पर सो जाना, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। श्वेता ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा। वही रुद्रांश का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की जगह उसने ली थी वो एक गे था। व्हाट द हेल, ये कहाँ फंस गया मैं। मुझे लगा था ये भी बाकी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा होगा, पर यहाँ तो अलग ही केस है। वैसे लड़की समझदार है, एक ऐसे लड़की को चुना जिसे कभी इससे प्यार ही नहीं होगा और कोई ड्रामा भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं होगा, चाहे मैं नॉर्मल ही हूँ। जल्दी से इसे सब सच बता दूंगा और अपने रास्ते निकाल लूँगा, रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। अच्छा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम जाकर चेंज कर लो। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए थोड़े से कपड़े खरीद के रखे हैं, श्वेता ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और अलमारी में से एक नाइट सूट निकाल के आई। लो, श्वेता ने रुद्रांश की तरफ कपड़े बढ़ाते हुए कहा। रुद्रांश ने एक प्रोसेस स्माइल के साथ वो कपड़े ले लिए। कहाँ वो ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला और कहाँ आज उसके हाथ में लोकल सा स्टॉप था। श्वेता इसके बाद कमरे से बाहर चली गई। श्वेता के जाते ही रुद्रांश ने अपना सर पीट लिया। मैंने अपने आप को ये किस मुसीबत में फंसा लिया है। लेकिन रुद्रांश बेटा, मंदिर में एक ही कपड़ों में दिन काटने से अच्छा है कि यही कपड़े पहन ले, इतने बुरे भी नहीं हैं वैसे। और ये लड़की भी अच्छी लग रही है। पहली बार कोई लड़की मुझसे नॉर्मली बात कर रही है, बजाय मेरे साथ दूसरी बातें करने के, मुझे सेड्यूस करने के। रुद्रांश फिर कपड़े चेंज करने कमरे में ही घूमने लगा। उसने टेबल पे रखी एल्बम देखी। उसने वो एल्बम उठाकर खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। यानी ये ओबराय फैमिली से है, लेकिन अगर ये ओबराय फैमिली से है तो इसे यहाँ पर इस हालत में रहने की क्या ज़रूरत है। शायद सौतेली माँ और बहन की वजह से, पता नहीं मुझे क्या ज़रूरत है सोचकर, मेरा क्या लेना देना, रुद्रांश ने कहा और एल्बम वापस से टेबल पर रख दी। रुद्रांश फिर कमरे से निकल कर बाहर आ गया। कमरे से बाहर भी ज़्यादा जगह नहीं थी। बाहर बस एक टीवी लगा हुआ था और एक पुराना सा सोफा रखा हुआ था। राइट साइड में किचन भी, जहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। रुद्रांश किचन की तरफ चला गया और दरवाजे पर पहुँचते ही उसके कदम रुक गए। वो सामने का नज़ारा देखकर अपना सलाइवा गटक रहा था। उसके ठीक सामने श्वेता की गोरी परफेक्ट स्लिम कमर थी। इस वक्त श्वेता ने साड़ी पहन रखी हुई थी और किचन में गर्मी लगने की वजह से उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। अब समझ आया कि इस ब्यूटी ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए गे को क्यों चुना था। अबे रुद्र, तूने तो कभी किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं की और अभी सीधा शादी करके बैठ गया। समझ नहीं आता सब कैसे हैंडल करूँगा। अगर सिद्धार्थ और अखिलेश भैया को पता लग गया, वो तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। अब डर लग रहा है कहीं इस ब्यूटी के साथ अपना कंट्रोल ना खो दूँ, सीधा जेल जाऊंगा। और अगर दादी को ये पता चल गया तो वो गया बेटा रुद्र, सीधा नरक का ही टिकट काटेंगी तेरी, क्योंकि स्वर्ग जाने का काम तो तूने कभी किए नहीं है। रुद्रांश ने अब थोड़ा परेशान होते हुए सोचा। उसने उस वक्त फ्लो में शादी कर तो ली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। मंदिर में तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक लड़की के साथ घर में अकेले रहना, वो भी खूबसूरत लड़की के साथ, ये तो अब उसे परेशान करने लगा था। क्या मुझे अभी इसे सब कुछ बता देना चाहिए, रुद्रांश ने मन ही मन सोचा।
गौरी इस वक्त सिद्धार्थ के साथ बालकनी में खड़ी थी। सिद्धार्थ इस वक्त चांद को देख रहा था और गौरी सिद्धार्थ को। अगर आप आइंदा से परेशान होते हो तो खुद को दुनिया से दूर थोड़ी देर के लिए चांद के पास ले जाना। मुझे पता है ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने दिल की सारी बातें चांद से कहती हूँ। वो इंसानों की तरह हमें जज नहीं करता और चुपचाप से हमारी सारी बातें सुनता है। गौरी ने चांद की ओर देखते हुए कहा। वो अब सिद्धार्थ के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। सिद्धार्थ भी उससे काफ़ी अच्छे से पेश आ रहा था और ये बात गौरी को अच्छी भी लग रही थी। सिद्धार्थ को इस तरह प्यार से पेश आना गौरी को ये फेवर भी कर रहा था। वही सिद्धार्थ ने गौरी की बात सुनी तो मुड़कर उसकी तरफ देखा। गौरी की आंखों में चांद को देखते वक्त एक चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसका प्यार सा चेहरा देखकर सिद्धार्थ कुछ देर के लिए उसके चेहरे में ही खो गया। बट आई हैव बेटर ऑप्शन, सिद्धार्थ ने बड़ी धीमी सी आवाज़ में गौरी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन गौरी ने फिर भी सुन लिया। क्या? गौरी ने कन्फ्यूजन से पूछा। अगले ही पल सिद्धार्थ पूरी तरह से गौरी की तरफ मुड़ गया और उसने गौरी की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। मुझे सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करना है स्वीट हार्ट, वैसे ही जैसे अब हम बेड शेयर करेंगे। सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए उसकी ओर हल्का झुककर कहा। गौरी हल्की लाल पड़ गई और फिर से हैरान रह गई। सिद्धार्थ जब भी गौरी के साथ होता था अपनी रूड और एरोगेंस सीईओ वाला साइड भुलाकर एक नॉर्मल सा इंसान बन जाता था। सिद्धार्थ जिस तरह से इस वक्त बात कर रहा था कोई बाहर वाला देखकर बोल ही नहीं सकता था कि ये वही क्रूएल एसएसआर था जो सामने आए बिना भी लोगों के दिलों में अपना खौफ बिठाए रखता था। गौरी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसके कान में उसके मोबाइल फ़ोन के बजने की आवाज़ पड़ी। फ़ोन बज रहा है। गौरी ने एकदम से सिद्धार्थ की पकड़ से छूटते हुए कहा और भागते हुए कमरे के अंदर आ गई। गौरी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। कहीं ना कहीं पता तो उसे भी चल रहा था कि सिद्धार्थ उसके दिल में जगह बनाने लगा है, लेकिन ये उसके दिल को काफ़ी डरा भी रहा था। गौरी फिर से यूँ बेवकूफ़ी मत कर, तू भी अच्छे से जानती है कि तू सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए है। उन्होंने मेरी मदद की है, मुझे अपने घर में जगह दी, मुझसे इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, इसलिए जब तक वो चाहेंगे मैं उनकी ज़रूरत पूरी करूँगी। पर उनसे प्यार की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। उन धोखेबाज लोगों के लिए जो मैंने बहुत दिन कर लिया, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीऊँगी और अपने आगे की ज़िंदगी शुरू करने से पहले मिस्टर राजावत का एहसान चुका जाऊँगी। गौरी ने चलते चलते अपने मन में सोचा। उसने रूम के अंदर जाकर टेबल से अपना फ़ोन उठा लिया, लेकिन उस पर डिस्प्ले होता नंबर देखकर गौरी का मन बेचैन हो गया था। लगभग 3 साल बाद आज उसके फ़ोन पर वो नंबर आ रहा था जिसे देखकर एक वक्त उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आया करती थी, पर आज बस नफ़रत थी। ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? गौरी ने फ़ोन पर डिस्प्ले होता नाम देखकर बोली। उसने 2 सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर फ़ोन उठा ही लिया। हेलो, गौरी ने थोड़ी सख्ती से कहा। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। मैं जानता हूँ तुम किसी की बाहों में इस वक्त अपना टाइम एंजॉय कर रही होगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। सच कहता हूँ कि तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर दूँगा। आई नो तुम भी मुझे मिस करती होगी ना, कुणाल ने एक गहरी आवाज़ के साथ कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम कुणाल? गौरी ने चिड़ी हुई आवाज़ में लगभग चिल्लाते हुए कहा। गौरी के मुंह से फिर से कुणाल का जिक्र सुनकर सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए थे और उसकी मुट्ठियां कस गई थी। क्या मतलब बकवास कर रहा हूँ? सुना मैंने कैसे तुम पैसों के लिए मल्होत्रा का बिस्तर गर्म करने को तैयार हो गई। तुम्हारे परिवार वालों को भी तुम्हारी औकात पता चल गई, इसलिए तो तुम्हें उन्होंने पैसों के लिए
चारे की तरह मल्होत्रा के सामने फेंक दिया। वैसे तुम उससे सेटिस्फाई तो हुई नहीं होगी ना? तुम्हारे परिवार के लिए तो नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं काफ़ी पैसे दे सकता हूँ। उस दिन ऑफिस में देखा तो काफ़ी हॉट लग रही थी तुम। हर रात के मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, मेरी रखैल बन जाओ। कुणाल ने जैसे उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। कुणाल की बात सुनकर तो गौरी का खून खौल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी की 5 साल इस घटिया इंसान से प्यार किया था। कुणाल तुम, गौरी ने इतना ही कहा था कि उसे अपने पेट पर सिद्धार्थ के हाथ महसूस हुए। गौरी एकदम से चुप हो गई और वही सिद्धार्थ ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। सिद्धार्थ के ऐसे फ़ोन ले लेने पर गौरी पीछे सिद्धार्थ की तरफ मुड़ गई। किससे बात कर रही हो स्वीट हार्ट? कोई ज़रूरी बात नहीं है तो क्यों हमारे वक्त को ख़राब कर रही हो? लेट्स कंटिन्यू, सिद्धार्थ ने गौरी की गर्दन पर किस करते हुए कहा। वही गौरी के तो होश उड़ गए थे। उसे कहीं ना कहीं घबराहट भी होने लगी थी कि सिद्धार्थ की बात सुनकर तो कुणाल को यकीन भी हो जाएगा कि वो किसी के साथ थी। जिस तरह कि सिद्धार्थ बात कर रहा था उससे तो सामने वाले को यही लगता कि गौरी किसी के साथ सच में रात बिता रही थी। लेकिन हम लोग, गौरी ने कन्फ्यूजन के साथ इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने एकदम से गौरी को खुद के और करीब खींचकर उसके होंठ कैप्चर कर लिए। गौरी की दबी आवाज़ें सुन कुणाल को लगभग अंदाजा हो ही गया था कि वो वहाँ क्या चल रहा था। कुणाल की पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई थी। अगले ही पल सिद्धार्थ ने फ़ोन कट कर दिया और काउच पर फेंक दिया। खुद गौरी को फैशनैलिटी किस करने लगा। गौरी ने भी उसे रोका नहीं और खुद भी उसका साथ देने लगी। गौरी जानती थी सिद्धार्थ के करीब जाना फ्यूचर में उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और सिद्धार्थ उससे बहुत दूर चला जाएगा। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अखिलेश इस वक्त अपने कमरे में था और शिवी अपने कमरे में बालकनी में खड़ी होकर चांद देख रही थी। क्या अजीब मजाक किया है आपने मेरे साथ भगवान। मानती हूँ मैंने कहा था कि मेरे मैथ के पेपर से बुरा क्या हो सकता है, पर आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया। माँ पापा ने पहले ज़बरदस्ती मुझे मेडिकल नहीं करने दिया, मुझे टेक्नोलॉजी रखवाई और मैथ भी रखवाना पड़ा। अबे यार, मैंने तो कभी डर के मारे एक भी क्लास नहीं लगाई थी और अब सीधा मेरी मेरे मैथ वाले प्रोफेसर से ही शादी करवा दी। हद है यार। अब अगर क्लास में नहीं गई तो प्रोफेसर घर पर पकड़ लेंगे, इससे बुरा क्या हो सकता है? शिवी ने अपना माथा पीटते हुए कहा। तभी शिवी की अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। प्रोफेसर इस वक्त यहाँ? वैसे कहाँ जाए तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है, बाकी सब लोग तो अलग बात है, लेकिन प्रोफेसर हैं बहुत हॉट। हमारी यादें यूनिवर्सिटी का क्रैश है वो। वैसे ऐसा कभी होगा तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कभी गलती से भी पता चल गया तो वो सारी लड़कियां मुझसे जेलस हो जाएंगी। शिवी ने अपने ही ख्यालों में खोते हुए कहा। अबे हट, चुप कर शिवी, क्या क्या सोच रही है तू? शिवी ने अपने ही सर में पीछे मारते हुए कहा। शिवी, क्या तुम सो रही हो? अखिलेश ने शिवी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। अगले ही पल शिवी ने दरवाज़ा खोल दिया। अखिलेश सामने एक लोबर और वाइट शर्ट में खड़ा था। मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अखिलेश शिवी की तरफ देखते हुए कहा। वही शिवी का ध्यान तो बस अखिलेश को देखने में था। शिवी ने दूर से अखिलेश को देखा और कभी क्लास लगाई नहीं, इसलिए वो उसे अच्छे से जानती नहीं थी, पर लड़कियों से बहुत सुना था कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और इस वक्त बाकी लड़कियों की तरह अखिलेश को देखकर उसकी भी दिल के मंदिर में घंटियां बज रही थी। यार, ये तो घर के कपड़ों में भी बहुत हैंडसम लगते हैं। आप एक क्या 10 बातें करो और मेरे सामने खड़े रहो। शिवी ने टुकुर टुकुर अखिलेश को देखते हुए मन में सोचा। इफ़ यू डोंट माइंड,
क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में अभी चल सकती हो? अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए पूछा। शिवी तो इस ख्याल से ही सिहर गई थी कि अखिलेश उसे अपने साथ अपने कमरे में चलने को कह रहा था। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उल्टी ही खिचड़ी पकने लगी थी। जी जी प्रोफेसर सर, किस लिए? कोई काम है? शिवी ने हल्का घबराते हुए कहा और नर्वस होकर अखिलेश को देखने लग गई। अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे देखकर शिवी भी डरते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। शिवी के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी उस हिसाब से वो अभी कपल्स स्टॉप करने को रेडी नहीं थी। दूसरी तरफ इस वक्त रुद्रांश श्वेता के साथ बेड पर लेटा हुआ था। नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए छत की तरफ देख रहे थे। ये क्या हो गया है तुझे रुद्रांश? तू तो इसे सब सच बताने वाला था, फिर रुक क्यों गया? चल अभी सही वक्त है, सुबह बता दूंगा पक्का। रुद्रांश ने अपने ही ख्यालों में खोए हुए सोचा। मैंने उनसे बदला लेने के लिए शादी कर तो ली, लेकिन कहीं मैं कार्तिक के साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मेरे पास तो ठीक से खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे और इन सब में मैंने कार्तिक को भी फंसा लिया है अपने साथ। कल मुझे किसी भी तरह से जॉब ढूंढना ही होगा, श्वेता ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद श्वेता नींद में चली गई, लेकिन रुद्रांश को तो अभी भी नींद नहीं आ रही थी। एक तो बेड कंफर्टेबल नहीं था और बार बार उसका ध्यान श्वेता की तरह जा रहा था। वो पहली बार किसी लड़की के साथ बेड जो शेयर कर रहा था। उसने हल्का सा श्वेता की तरफ देखा तो पाया कि वो सो चुकी थी। श्वेता का सोया हुआ महसूस करके रुद्रांश पूरी तरह से श्वेता की तरफ घूम गया। तुम इतनी सुंदर हो, किसी अच्छी लड़की के साथ असलियत में शादी करती, यूं नकली शादी करके क्या ज़रूरत थी तुम्हें? वैसे मिसेस ब्यूटीफुल, क्योंकि मिस तो तुम अब रही नहीं मुझसे शादी करने के बाद। रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये फील करके कि उसकी शादी हो चुकी है और इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो चुकी थी। रुद्रांश के चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट थी। सब कुछ नकली होते हुए भी रुद्रांश को अच्छा लगने लगा था। श्वेता के चेहरे पर हल्के से बाल आए हुए थे, जो देखकर रुद्रांश का हाथ अपने आप ही श्वेता के चेहरे से बाल हटाने लगा। उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि कब वो श्वेता के पूरे चेहरे से बारीकी से जांचने लगा और धीरे धीरे श्वेता के करीब जा रहा था। आखिर था तो वो एक लड़का ही, और इतनी खूबसूरत लड़की अपने सामने देखकर अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रहा था। साथ ही श्वेता के इतने प्यारे बिहेवियर ने उसे श्वेता की तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा था। ये तो असल में आग में घी डालने वाली बात ही हो गई थी। रुद्रांश और श्वेता के चेहरे के बीच थोड़ा सा फासला था कि रुद्रांश के कानों में एक आवाज़ पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर रुद्रांश के आईब्रोज साथ में जुड़ गई थी। वो एकदम से श्वेता से पीछे हट गया और उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। रुद्रांश ने श्वेता के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आईब्रोज जुड़ी हुई थी। श्वेता वैसे तो अभी भी सो रही थी, पर उसके चेहरे पर थोड़ा तनाव था। अगले ही पल फिर से जब वो आवाज़ आई तो रुद्रांश ने नोटिस किया कि वो श्वेता के पेट से आ रही थी। श्वेता तो खाली पेट आवाज़ कर रहा था। उसने नींद में ही अपने पेट पर हाथ रख लिया था। इसने तो मुझे कहा था कि इसे भूख नहीं है, पर इसका पेट तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। क्या इसके पास ठीक से खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं? रुद्रांश ने श्वेता के चेहरे की तरफ देखते हुए सोचा। उसे इस वक्त अपने दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे उसे कुछ बहुत दर्द हो रहा हो। वो काफ़ी देर तक श्वेता के चेहरे को उसी तरह देखता रहा और थोड़ी ही देर में नींद में चला गया।
दूसरी तरफ अखिलेश अपने कमरे में आकर चुपचाप काउच पर बैठ गया और उसने शिवी को भी काउच पर बैठने का इशारा किया। शिवी थोड़ा नर्वस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काउच पर बैठ गई। शिवी को तो इस वक्त अखिलेश के रूप में आकर पेट में बटरफ्लाई फ्लाई फील हो रहा था। अखिलेश का रूम बिल्कुल सिंपल था और बस ब्लैक एंड वाइट कलर में था। शिवी ने पहले भी नोटिस किया था कि उस घर की हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट कलर की थी, यहाँ तक कि अखिलेश खुद भी एक ब्लैक एंड वाइट ही पहना था। लेकिन शिवी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो इस वक्त उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आई नो, हो सकता है तुम्हें शुरू में प्रॉब्लम आए, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। जिंदगी में हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं मिलता है शिवी। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। शुरू में दिक्कत और बाद में ठीक। कहीं प्रोफेसर उस चीज़ की तो बात नहीं कर रहे। सुबह तो बोल रहे थे कि हमारी शादी झूठी है, और अभी क्या प्रोफेसर मेरे साथ सुहाग रात मनाना चाहते हैं। शिवी ने हैरानी से अखिलेश की तरफ देखते हुए मन में सोचा। अखिलेश का तो वैसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन शिवी के दिमाग में चल ही वो सब बातें रही थी कि उसे सब कुछ एक ही जगह पर अटका हुआ समझ आ रहा था। प्रोफेसर, आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा? मैं अभी बहुत छोटी हूँ। शिवी ने अपने पलके झपकाए हुए कहा। नहीं शिवी, तुम काफ़ी बड़ी हो चुकी हो और तुम्हें कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम्हें बस बेसिक बातें समझाने की ज़रूरत है और आगे तुम सब कुछ एक्सपर्ट की तरह कर लोगी। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद सब इजी लगने लगता है। अखिलेश ने शिवी को बड़ा सीरियस होकर समझाते हुए कहा। वही शिवी को घबराहट तो बढ़ती जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी अब धीरे धीरे लाल पड़ने लगी थी। शिवी तो एक बार भी नज़र उठाकर ऊपर अखिलेश की तरफ ही नहीं देख रही थी। वही अखिलेश तो उसे एक प्रोफेसर की तरह समझा रहा था। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि उसके सामने बैठी हुई लड़की के दिमाग में क्या क्या चल रहा था। तुम इतना डर क्यों रही हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। हम तुम्हारी प्रैक्टिस आज ही शुरू करेंगे। इवेंट अभी से शुरू करेंगे। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। बस इतना काफ़ी था शिवी का दिमाग ब्लास्ट करने के लिए। क्या अभी? शिवी ने आंखें फाड़ लगभग चिल्लाते हुए अखिलेश की तरफ देखते हुए कहा। मैथ इतना भी बुरा नहीं है शिवी, जितना तुम उसे समझती हो। समझने की ट्राई तो करो। अखिलेश ने शिवी को समझाते हुए कहा। मैथ? आपने मुझे इस वक्त मैथ के बारे में समझाने के लिए बुलाया है? शिवी ने मुंह बनाते हुए पूछा। शिवी को तो अपने बैकग्राउंड में अपने आप ही एक गाना सुनाई देने लगा। क्षण में टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे रे। हाँ, तुम्हें पता है आज रात 12 बजे तक असाइनमेंट की लास्ट डेट है। मैं चाहता हूँ तुम इसी असाइनमेंट में शुरू करो। चाहे तुमने पिछली 2 असाइनमेंट सबमिट नहीं की है तो कोई भी बात नहीं, मैं तुम्हें उस असाइनमेंट के मार्क्स भी दे दूँगा अगर तुम्हारी ये असाइनमेंट अच्छी रही तो। अखिलेश ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ शिवी को देखते हुए कहा। वही शिवी का चेहरा तो अब बिल्कुल ही काला पड़ गया था। वो डर के साथ अखिलेश के चेहरे की तरफ देख रही थी। शिवी को अपने बैकग्राउंड के साथ निभाना साथिया की धुन तनाना धैर्यना ट्यून सुनाई दे रही थी। उस बेचारी ने सोचा भी नहीं था कि भगवान इस बार भी उसे जवाब दे दिए थे कि इस शादी से बुरा भी कुछ हो सकता था। तुम्हारी अटेंडेंस भी बिल्कुल नहीं है। कल से तुम रेगुलर मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलोगी और मेरी क्लास अटेंड करोगी। मैं तुम्हें मैथ इतनी इजी तरीके से सिखाऊंगा कि वो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसा प्रोफेसर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इस बार अच्छा स्कोर करो। अभी हमारे पास 2 घंटे हैं। मैं तुम्हारी असाइनमेंट सॉल्व करने में मदद करता हूँ। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। शिवी इस वक्त अखिलेश के सामने नॉर्मल बैठी हुई थी, लेकिन अपनी इमेजिनरी दुनिया में वो तो अपने बाल नोचते हुए दीवार से अपना सर फोड़ने लगी थी। वो एक
पहली लड़की होगी जिसका पति उनकी सुहाग रात के वक्त उससे असाइनमेंट सॉल्व करवा रहा था। यूनिवर्सिटी में तो वो कभी ना मैथ की क्लास में गई, ना कभी उसने असाइनमेंट सबमिट की। वो तो एग्जाम भी बुरे तो छोटे शब्द हैं, असल में सत्यानाश देती थी। जस्ट वेस्ट ऑफ पेपर। अब तो प्रोफेसर उसका पति था, अब कहाँ बचकर जाती। दूसरी तरफ नीलम इस वक्त आहूजा मेंशन अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की। पता नहीं कहाँ पर मरी हुई है ना, तो वो मल्होत्रा फ़ोन उठा रहा है। आस्था भी बता रही थी कि उसकी दोस्त ने उसे कॉल किया था कि ये लड़की मल्होत्रा साहब के पास गई थी। कहीं ये लड़की सारे पैसे लेकर फरार होने की तो नहीं सोच रही है। नीलम ने गुस्से से कहा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपने तरीके से बुलाऊंगा उसे घर, और मल्होत्रा के काम नहीं बना तो क्या हुआ, मेरे पास एक और रास्ता है। ये लड़की हमारे 20 साल का कर्ज उतारेगी ही इस बार। बलराम ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। गौरी के खिलाफ एक नई साजिश बनी जा चुकी थी और वो खुद सब बातों से अनजान सिद्धार्थ की बाहों में पिघल रही थी। SSR विला। सिद्धार्थ के कमरे में इस वक्त लाइट्स ऑफ थी। नीचे फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था। पूरा कमरा अभी भी दोनों की गर्म सांसों से गूंज रहा था। सिद्धार्थ ने गौरी की गर्दन से अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा। गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हल्के खुले हुए थे। उसका चेहरा इस वक्त शर्म से पूरा लाल हो चुका था, इस ख्याल से कि गौरी उसके साथ उसके आगोश में थी। सिद्धार्थ के दिल को सुकून मिल रहा था। लुक एट मी स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए हॉकिश टोन में कहा। गौरी ने उनकी बात सुनी तो, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि सिद्धार्थ की ओर देख सके। पिछली बार जब वो दोनों करीब आए थे तो गौरी नशे में थी, लेकिन इस वक्त दोनों होश में थे, जिस वजह से गौरी काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस कर रही थी। आई डोंट लाइक टू रिपीट स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा और गौरी की कमर पर पिंच किया। गौरी ने हैरान चेहरे के साथ एकदम से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बोली, सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? अगले ही पल उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली, जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से सिद्धार्थ का नाम ले लिया। क्या कहकर पुकारा तुमने मुझे? सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए पूछा। वही गौरी को लगा कि शायद उसे सिद्धार्थ का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो तो उसके लिए इतनी खास भी नहीं थी। उसे लग रहा था कि शायद वो सिद्धार्थ के लिए सिर्फ उसकी बेड पार्टनर थी और बस ज़रूरत पूरी करने की जरिया थी। उसे फील होने लगा कि शायद उसे सिद्धार्थ को उसके सरनेम से नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन गौरी ने ये जानबूझकर भी तो नहीं किया था। आई एम सॉरी मिस्टर राजावत, वो गौरी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने उसकी बात काट दी। मैंने तुमसे कुछ और पूछा था स्वीट हार्ट, मेरे सवाल का सही जवाब दो, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सिद्धार्थ ने गौरी को आज विंक करते हुए कहा। गौरी की आंखें तो और बड़ी हो गई। सिद्धार्थ, गौरी ने घबराते हुए पलकें झुकाए हुए कहा। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर गौरी के होठों पर हल्के से किस किया और पीछे हटते हुए बोला, मेरी आंखों में देखते हुए बोलो स्वीट हार्ट। गौरी को तो इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे सिद्धार्थ की बात तो माननी ही पड़ेगी। उसने हल्के से पलके उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा। सिद्धार्थ की आंखों में आंखें टकराते ही आज गौरी के दिल की धड़कनें पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसे इस वक्त कुछ तो अलग सा महसूस हो रहा था। वो तो पहले से सिद्धार्थ को इतनी करीब से देख चुकी थी, लेकिन इस वक्त
जैसे पहले से कुछ अलग हुआ हो, कुछ अलग फीलिंग्स आई हो। सिद्धार्थ, थैंक यू। गौरी ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कुछ देर सिद्धार्थ को देखने के बाद उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिद्धार्थ तो कुछ देर के लिए बस गौरी के चेहरे को ही निहारता रहा। गौरी ने जिस तरह मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से और फीलिंग्स के साथ उसका नाम लिया था, सिद्धार्थ के तो पूरे स्क्रू ढीले हो गए थे। आइंदा से बस यही नाम तुम्हारी जुबान पर आना चाहिए, स्वीट हार्ट, और किसी का भी नहीं। सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे पर थोड़ा और झुकते हुए कहा और फिर अगले ही पल फैशनैलिटी किस करने लगा। उन दोनों की रात बिल्कुल उसी तरह बीती जैसे सिद्धार्थ चाहता था, जुनून से भरी हुई, जहाँ प्यार था तो सही, लेकिन दोनों में किसी को भी एहसास नहीं था। अगली सुबह सिद्धार्थ को अपनी बॉडी में थोड़ी सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे उसे कोई हिला रहा हो। सिद्धार्थ ने वो हाथ पकड़ लिया जो उसे हिला रहा था और उसने ऊपर खींच लिया। अगले ही पल उसकी आईब्रो जुड़ गई। तुम इतनी भारी कैसे हो गई स्वीट हार्ट? सिद्धार्थ ने हल्के से आंखें खोलते हुए देखा तो सामने रोहित का चेहरा था। सर छोड़िए, रोहित ने सिद्धार्थ की तरफ शर्म से देखते हुए कहा। उसे देखकर तो सिद्धार्थ ने एकदम से रोहित को बेड से नीचे पटक दिया। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हेयर रोहित? सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। वही अगले ही पल रोहित के दर्द से चिल्लाने और मल्हार के हंसने की आवाज़ से कमरे में गूंज गई। सर, एक तो मैं आपको उठा रहा था कि आप ऑफिस में लेट ना हो जाएं, और ऊपर से आपने मुझे ही गिरा दिया। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा प्रभु। टाइम देखो, 11 बजने वाले हैं और 12:30 हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रोहित ने रोंदू सा मुंह बनाते हुए अपनी कमर सहला कर कहा। ये कुत्ता हम लोगों को दिवाली के अलावा कभी गले नहीं लगाता और अपनी स्वीट हार्ट को सुबह सुबह ही। इसे कहते हैं असली गद्दारी, गोबर इंसान। मल्हार ने रोहित को उसके कॉलर से खींचकर खड़ा करते हुए कहा। ऐसे मदद कौन करता है यार? रोहित ने मल्हार को गुस्से से घूरते हुए कहा। मल्हार रघुवंशी ऐसे ही मदद करता है। अब ज़्यादा बातें की ना तो फिर से गिरा दूंगा, समझा? मल्हार ने रोहित की कॉलर ठीक करते हुए कहा। तुम दोनों अपनी ये कुत्ते खांसी बाहर जाकर करो। पहले ये बताओ कि सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, और वो कहाँ है? सिद्धार्थ ने अपना सर पकड़ते हुए मल्हार और रोहित की तरफ बारी बारी देखते हुए कहा। जनाब, आपकी जो बो जी हैं अपने घर गई हैं, मल्हार ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। वही सिद्धार्थ तो उसकी बात सुनकर एकदम से होश में आ गया था। उसका ध्यान अब अपने सर के दर्द में भी हटकर सीधा मल्हार की बातों में चला गया। उसने गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग पागल हो गए हो? तुमने कैसे उन घटिया लोगों के बीच उसे अकेले जाने दिया? आखिर क्यों गई थी गौरी? अजूहा मिंसन वापस कैसी होगी? स्टूडेंट प्रोफेसर की ये लव स्टोरी। सिद्धार्थ को इतने गुस्से में मल्हार और रोहित ने बहुत देर बाद देखा था। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ आज एक लड़की के लिए उन पर इस हद तक गुस्सा कर रहा था, लेकिन इस बात का भरोसा तो उन्हें पूरा हो गया था कि सिद्धार्थ गौरी से प्यार करने लगा था। रोहित, जल्दी ही हम दोनों को भाभी मिलने वाली है, फिर तू और मैं चाचा बन जाएंगे। मल्हार ने रोहित की गर्दन में बाजू लपेटते हुए कहा। यही दो ढीठ इंसान थे जिन्हें सिद्धार्थ के गुस्से से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। सिद्धार्थ गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो अपनी ही धुन में मजाक कर रहे थे। वही उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी शर्मा गया। उसने अपना गला साफ करते हुए गुस्सा मेंटेन करने की कोशिश करते हुए कहा, जस्ट सेट अप, ओके? आइंदा से ऐसी बकवास मत करना। अपने दिमाग से ये गोबर निकाल दो। मैं तुमसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता। सी इज जस्ट वन ऑफ माई अट्रैक्शन। बस ज़रूरत है मेरी, नॉट लवर। वो
मानना ही नहीं चाहता था कि उसे गौरी से प्यार हो गया था। किसी को भी नहीं जताना चाहता था कि उसके दिल में गौरी के लिए फीलिंग्स थी। ओह रियली सर, झूठ बोले कौवा काटे, रोहित ने सिद्धार्थ को छेड़ते हुए कहा। अब इसे कहा अब कौवा काटेगा। अब तो मेरी यार को कोयल की लव बाइट की आदत हो चुकी है। यू नो अट्रैक्शन। रोहित मल्हार ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। जस्ट गेट आउट ऑफ हेयर। अगर झूठ बोलने वाले को कौवा काटता होगा तो तेरे झूठ का हिसाब करने तेरे ऊपर पूरे कौवों का झुंड टूट पड़ता, समझे। तुम दोनों सुबह सुबह मेरे घर पर ये खंजर खाना करने आए हो। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। अरे नहीं यार, हम तो यहाँ पर अपने चाचा बनने की खुशखबरी लेने आए थे, मल्हार ने सिद्धार्थ को छेड़ते हुए कहा, जिस पर सिद्धार्थ ने उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरा, जैसे वार्निंग दे रहा हो कि एक और शब्द निकाला तो तू गया बेटा। अरे यार तू टेंशन मत ले, मैंने अभिमन्यु को भेजा है उसके पीछे। अगर वहाँ कोई भी गड़बड़ लगी तो वो हमें कॉल कर देगा, मल्हार ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। मैं टेंशन कोई नहीं ले रहा, समझा। तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस से ही बॉडी में। सिद्धार्थ इतना कह के रुक गया। वही मल्हार और रोहित जो अभी तक मजाक कर रहे थे, उनका ध्यान भी अचानक से सिद्धार्थ पर आ गया। भाई तुझे कुछ, मल्हार ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। हाँ सर, मैं तो आपको बेड शीट के ऊपर से ही हिला रहा था और आपने मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन देखो आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, रोहित ने भी हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ भी अपने हाथों को हैरानी से देख रहा था। अगर पुरानी लाइफ देखी जाए तो इस तरह अगर सिद्धार्थ किसी को गलती से टच कर लेता तो उसे अभी तक 21 इंजेक्शन लग चुके होते। वाओ, इट्स मिरेकल, माय गॉड, मल्हार ने खुशी और हैरानी से सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। सच में जब से गौरी आई है जादू हो गया है यार। पिछली बार भी मल्होत्रा के घर सब बिना ग्लव्स के गए थे, लेकिन उसे छूने से भी इन्हें कुछ नहीं हुआ था। रोहित ने खुशी से सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, जो बेड से नीचे खड़े होकर खुद की बॉडी को आईने में देख रहा था। सिद्धार्थ सच में बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी बॉडी पर रैशेस नहीं हुए थे और ना ही उसकी आंखों में पहले की तरह लाल थी। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। लगता है गौरी काफ़ी अच्छी थेरेपी दे रही है इसे। रात, मल्हार ने सिद्धार्थ को देखते हुए इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ उसकी बात काटते हुए चिल्ला दिया, जस्ट सिट अप यार। क्यों, जो सच है वो सच है, तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। मुझे भी गवर्नमेंट ने लिबर्टी दी है यार। खुद सोच, एक वही लड़की तेरे करीब आ सकती है और उसके करीब आने से बाकी सब भी तेरे पास आ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ उससे शादी कर ले भाई। अगर तू उसके छुरे से ठीक हो रहा है तो मैं तुझे ऑफिस में छुट्टी दे रहा हूँ। तेरा काम भी मैं संभाल लूँगा। तुम्हारे लिए स्पेशल रूम डेकोरेट करके भी रखवा दूँगा। तुझे जो चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं हर चीज़ का इंतज़ाम कर दूँगा, और यहाँ तक कि हर फ्लेवर का। मल्हार तो अपनी एक्साइटमेंट में कुछ भी बोले जा रहा था। उसने इतना ही बोला था कि एक परफ्यूम की बोतल उसके कंधे पर आ लगी। मार क्यों रहा है कुत्ते, मल्हार ने अपना हाथ मलते हुए कहा। कमीने, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तेरी जुबान का इलाज करना पड़ेगा कि हर फ्लेवर ही भूल जाएगा तू। कुत्ते, क्या बकवास कर रहा था, बोल, अब बोल ना। सिद्धार्थ ने मल्हार के पास आकर उसकी गर्दन से उसे पकड़कर उसे झुका दिया और उसकी पीठ पर मारने लगा। अभी दर्द हो रहा है, छोड़ चमगादड़ कहीं का, मल्हार ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, और वो दोनों ही एक दूसरे को पीटने लगे। रोहित बेचारा तो अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उन दोनों को लड़ता हुआ देख रहा था। एक बार वो मल्हार को मार खाता हुआ देखता और दूसरी बार सिद्धार्थ को। बस करो यार,
सेकंड क्लास के बच्चे लग रहे हो, रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ देर बाद वो दोनों जब थक गए तो तेज सांस भरते हुए एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल मल्हार सिद्धार्थ के सीने से लग गया। सिद्धार्थ ने भी अपनी बाहें उस पर कस ली। पूरे 7 साल बाद आज दोनों इस तरह लड़े थे। उन्हें वो वक्त याद आ रहा था जब वो कॉलेज में एक दूसरे को बिना वजह ही एक दो मारते रहते थे। आज उन्हें अपनी कॉलेज की मस्ती भरे दिन याद आ गए। आज कितने सालों बाद ऐसा महसूस हो रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। तुम्हें कहीं गलती से बिना कवर के टच न कर दूँ, इस बात का डर। मल्हार इतना बोलते ही इमोशनल हो गया था। बस कर, मुझे शॉवर के पानी से नहाना है, ना कि तेरे आंसुओं से। सिद्धार्थ ने मल्हार की पीठ थपथपाते हुए कहा। उसने फिर रोहित की तरफ देखा जो उन दोनों को देख रहा था। तुझे नहीं मारूंगा, आजा मेरे पास। मुझे पता है तुझे भी मुझे गले लगाने का दिल कर रहा होगा। सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, आप मारोगे, रोहित ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। देख, पूरा भरोसा है इस कमीने को अपनी करतूतों पर कि जूते से मार खाने वाली ही है। आज मल्हार तुझे मेरे ठीक होने की खुशी में स्पेशल मस्त रोहित बिरयानी खिलाऊंगा। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियों के पटाखे निकालते हुए कहा और रोहित की तरफ भागा हुआ वही रोहित जल्दी से कमरे से बाहर भाग गया। मल्हार ने भी अपनी माथा पीट लिया और उन दोनों के पीछे चला गया। दूसरी तरफ इस वक्त गौरी इमोशनल होकर बलराम के सामने खड़ी थी। आई एम सॉरी बेटा, मैं एक अच्छा डैड नहीं बन पाया। मेरी कंपनी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया और मुझे पता भी नहीं था। अब उन माँ बेटी की जगह इस घर में नहीं है। अब बस हम दोनों एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, जो मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया। मैं बहुत शर्मिंदा। बलराम ने हाथ जोड़े हुए इतना ही कहा था कि गौरी ने जल्दी से आगे आकर उनके हाथ खोल दिए। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ अगर आपको पता होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ आपने भी नहीं होने देता। आप बहुत अच्छे हो पापा, हम दोनों अब खुशी से रहेंगे। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, गौरी ने बलराम के सीने से लगते हुए कहा। गौरी सुबह जल्दी उठ गई थी और उसे उठते ही अपने फ़ोन पर बलराम के नंबर के कॉल आता हुआ दिखा। अपने फ़ोन पे पहली बार अपने पापा का कॉल देखकर गौरी खुद को कॉल उठाने से रोक नहीं पाई। बलराम ने फ़ोन पर 2 से 3 मीठी बातें कहीं। वही गौरी उतनी में ही पिघल गई और भागती हुई अजूहा मेंशन के लिए निकल आई। उसे लग रहा था कि शायद उसके सालों का इंतज़ार खत्म हो गया। उसे अपने पापा का प्यार मिल ही गया, जिसके लिए वह इतनी उम्र से तड़पती थी। लेकिन वो बेचारी क्या जानती थी कि ये सब बस बलराम की चाल थी। गौरी इस वक्त अपने पापा के सीने से लगकर काफ़ी खुशी और सुकून महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो अब महफूज है, उसके पापा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। वो अपनी अच्छी ज़िंदगी के सपने देखने ही लगी थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर जोरदार दर्द महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो बलराम उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि जिसे उसने रक्षक समझा था वही असल में उसका भक्षक निकला। पापा, आप मेरे साथ ऐसा। गौरी ने इतना ही कहा था कि वो एकदम से बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पर पूरा आहूजा मेंशन बलराम की शैतानी हंसी से गूंज उठा। उसी वक्त नीलम और आस्था भी कमरे से बाहर आ गए। वो दोनों कहीं नहीं गए थे, बस थोड़ी देर के लिए कमरे में चले गए थे ताकि गौरी को लगे कि सच में बलराम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सच में अपनी माँ जितनी बेवकूफ़ ये लड़की। इन दोनों माँ बेटों को फंसाना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा। नीलम ने बलराम के पास खड़े होते हुए कहा। वो लोग 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, तब तक इसे तैयार करके रखना।
आज मैं इस लड़की की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगी। इसके बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी असली बेटी के नाम हो जाएगी और इसे हमेशा के लिए दुनिया को गुड बाय कहना होगा। बलराम ने कहा और फिर वहाँ मौजूद तीनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवी की आंखें अभी अभी खुली थी। उसने चारों तरफ देखा तो वो अभी अखिलेश के कमरे में थी। रात को असाइनमेंट करते करते शिवी टेबल पर ही सो गई। अखिलेश ने भी उसे उठाकर अपने बेड पर लिटा दिया। शिवी आंखें मलते हुए बैठ गई। उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कुराहट थी। क्या कल रात मैं और प्रोफेसर साथ सोए थे? शिवी ने मन में ही सोचा और शर्माने लगी। उसने उबासी लेने को मुंह खोला था, वो खुला का खुला ही रह गया जब उसकी नज़र सामने अखिलेश पर गई। अखिलेश अभी अभी शॉवर लेकर बाहर आया था। उसकी कमर पर एक वाइट टॉवल लिपटा हुआ था और दूसरे टॉवल से वो अपना बाल पोंछ रहा था। अखिलेश की परफेक्ट जिम बॉडी थी। इस वक्त तो वो काफ़ी ज़्यादा किट्टर लग रहा था। अखिलेश तीनों भाइयों में सबसे बड़ा था और काफ़ी गुड लुकिंग भी था। आज शिवू को एहसास हुआ कि क्यों अखिलेश को पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां मिस्टर हॉट बुलाती थी। हॉट शिवी के मुंह से एकदम से निकल गया। वही उसकी आवाज़ सुनकर अखिलेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, व्हाट? गुड गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। वो एसी बंद है तो गर्मी लग रही थी। मैं चलती हूँ। शिवी ने जल्दी से बेड से उतरकर कहा और भागकर कमरे से निकल गई। वही अखिलेश को लगा शायद शिवी थोड़ा ऑकवर्ड हो गई थी क्योंकि उसने उसे ऐसे देखा था। अखिलेश को भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि वो इस तरह ही बाहर आ गया। उसे तो असल में भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है और अब शिवी भी उसके साथ थी। पर वो क्या जानता था कि वो ऑकवर्ड नहीं हुई थी, बल्कि उसके अरमान ऐसे टिप्स हो गए थे। शिवी तो सीधा अपने कमरे में आकर वॉशरूम में घुस गई और शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। यार, प्रोफेसर कितने हॉट हैं। अगर प्रोफेसर ऐसे हो तो फीमेल स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएंगी? उनके वो एप्स टच करने में कितने। आर यू सेट अप शिबी? वो प्रोफेसर हैं, पाप लगेगा। लेकिन क्यों पाप लगेगा? मैं तो अब उनकी पत्नी हूँ ना। पाप तो बाकी चुड़ैलों को लगेगा जो मेरे पति को नज़र लगाती हैं। वो तो पूरे के पूरे मेरे ही है। मैं तो उन्हें कैसे भी छू सकती हूँ। शिवी ने अगले ही पल अपना चेहरा शर्माते हुए अपने हाथों में छुपा लिया। शिवी अखिलेश के साथ अरमान सजाने लगी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके दिल में ये अरमान उसे कितना ज़्यादा रुलाने वाले थे। वो जिस इंसान से उम्मीद लगा बैठी थी, वो इंसान तो खुद को किसी और का मान चुका था। क्या बचा पाएगी सिद्धार्थ गौरी को बलराम के घटिया इरादों से? तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।